Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to Mir Nasir Hussain new channel. In this video today I will discuss a complete solution of exercise 6.5 of trigonometric identities. या स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 हमारे पास 9 क्लास का न्यू मैथ जो हमारे पास आई है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक्सरसाइज 6.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें आपको पता है ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास एक रिस्पेक्टिव एंगल है जिसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उस एंगल के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, उसके साथ जो साइड है वो हमारे पास बेस कहलाएगी, जबकि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर बेस हमारे पास किसके इक्वल है, 4, जबकि हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, z के इक्वल। सो बेस हमारे पास y ओवर z, मैंने क्या लिख दिया, y डिवाइडेड बाई z। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू हमारे पास 4 है, z एज इट इज़ आ गया। कोस 30 डिग्री जो एंगल होता है हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2, क्योंकि कोस जो 30 होता है वो बेसिकली साइन 60 के इक्वल होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब ये लेक्चर आपने रीड करना हो, समझना हो, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि अपने सामने एक लेक्चर वो ओपन करके रखना है, बल्कि इसकी वैल्यूज़ पूरा टेबल जो है ना वो आपने नोट करके अपने साथ रख लेना है अपने पास, तब आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब टीचर के लिए तो ये आसान है कि उसको वैल्यूज़ याद हो जाती हैं, लेकिन जब तक आपको वैल्यूज़ इसकी याद नहीं हो जाती तो आपके लिए ये सोल्यूशन बार बार ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो कोस 30 की वैल्यू आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 3/2। हमने तो चूँकि z फाइंड करना है, सो बेटे z डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल के इस तरफ ले आए, ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल इधर आके हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर रूट 3/2 फ्रैक्शन में है ना, बजाय इस तरफ लाकर डिवाइड करने के मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। सो 4 टू द 8 ओवर अंडर रूट 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा z का। अब हमने डायग्राम के अंदर z तो फाइंड हो गया, y ऑलरेडी उसने दिया था, x हमने फाइंड करना है। तो x की प्लेस क्या है, x की प्लेस वैल्यू हमारे पास बेसिकली यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा के हम साइन को यूज़ कर सकते हैं, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर x है, जबकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास z है। सो x ओवर z। अब 1/2 z डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो z क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। z की वैल्यू स्टूडेंट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 8 ओवर अंडर रूट 3। क्या पुट कर दी मैंने, 8 ओवर अंडर रूट 3। सो 2 1 2 2 4 8 कैंसिल आ जाएगा, 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ओके, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, सेम वही राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल्स थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पर गिवन वैल्यूज़ क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज एंड बेस हमने फाइंड करनी है, जबकि थीटा भी हमारे पास गिवन है पाई ओवर 4। बेसिकली स्टूडेंट पाई बाई 4 का मतलब 45 होता है, पाई का मतलब होता है 180 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास 45 आएगा। सो देख लें फार्मूला हम यूज़ करेंगे साइन का, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन था ना, तो हम हाइपोटेन्यूज या बेस इन दोनों में से कोई सी पहले एक फाइंड कर लेते हैं। लेट्स मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड करता हूँ, तो मुझे आपको पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस फार्मूले में आता है, साइन में। कोस का फार्मूला हम इसलिए नहीं यूज़ कर सकते थे क्योंकि कोस में देख लें हमारे पास ये बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो ये दोनों हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम साइन या टेन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने साइन का फार्मूला लिख दिया, थीटा की जगह क्या आ गया, पाई बाई 4, परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, z। सो y ओवर z। साइन 45 हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, y की वैल्यू पुट कर दो, ओवर z आ जाएगा, z डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 1 ओवर अंडर रूट 2, इधर आके स्क्वायर रूट 2 ओवर 1। सो स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2 को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो 3 टू द 6, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब हमने कोस का फार्मूला लगा देना है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके पास क्या है, x, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, z। तो फार्मूला पुट कर देते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x ओवर z। कोस 45 एंड साइन 45 का आंसर स्टूडेंट सेम होता है, 1 ओवर अंडर रूट 2। x ओवर z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, स्क्वायर रूट 6। सो x हमने फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट 6 को आप इस तरफ ले आएँ, स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसमें ना थोड़ा सा मजीद इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 6 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 × 3,
और जब 2 × 3 लिखा तो इन दोनों के स्क्वायर रूट आप सेपरेट कर लो। जब आप स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे तो एक स्क्वायर रूट 2 इसके साथ कैंसिल, क्या आंसर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, आपके पास क्वेश्चन है ए बी एंड सी। इसमें क्या गिवन है जी हमारे पास हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस नहीं है, थीटा गिवन है। अब इसमें हम साइन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। थीटा गिवन है तो आप साइन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, अगर कोस लगाएंगे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, मैंने कोस का फॉर्मूला लगा दिया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस x/z क्या आ जाएगा, x/z। थीटा भी पुट कर दो, cos 60 की वैल्यू लिखी, x/z की जगह क्या आ गया 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 2 से कट गया, x = 1। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने इसमें लगाया साइन का फॉर्मूला। साइन के फॉर्मूले में क्या आ गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपके पास है y, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस y/z। z की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन 60 √3/2 था ना, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। लें स्टूडेंट 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा √3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमारे पास बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर पूछा हुआ है। अगेन वही वैल्यू, एंगल तो हमें दे दिया है, तो यहाँ पर आप प्रेफर है कि आप बेस का फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, और कोस का, जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूस आ जाती है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस की आप वैल्यू पुट करें। बेस आपके पास क्या है 4, हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है z, थीटा आपके पास क्या है 45। सो cos 45 = y/z। तो y की तो वैल्यू हमारे पास मौजूद है ना, y आप पुट कर दें 4। अब हमने z फाइंड करना है, तो z को इक्वल के इस तरफ लेके आए और 1/√2 जो है ना वो इस तरफ आके √2/1। तो 1 को ख़त्म करते हैं 4√2 सेंटीमीटर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, बाकी अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने साइन का फॉर्मूला यूज़ किया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर x/z आ जाएगा। z अभी हमने फाइंड किया, क्या आंसर आ गया 4√2। नहीं बेटे, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, √2 से कैंसिल, ये वैल्यू इसके साथ क्या होगी कैंसिल, क्या आंसर आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इसमें थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने काम कर दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन साइड एंड एंगल्स। अब हमने एंगल्स भी फाइंड करने हैं और साइड्स भी फाइंड करनी है। सबसे पहले देख लें, ये आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है। तो इस ट्राइंगल में आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करें कि आपके पास चीज़ें क्या क्या गिवन है, सिर्फ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। और अगर एंगल्स की बात करें तो तीनों एंगल्स यहाँ पर लिखे नहीं हुए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो बी है ये बेसिकली राइट एंगल है, और राइट एंगल किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। लिहाजा हमने क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, अब तीनों एंगल्स 90 डिग्री को आपने यूज़ नहीं करना, हमने इन दो रिस्पेक्टिव एंगल को यूज़ करना होता है। अगर इसको आप यूज़ करेंगे तो ये बेस कहलाएगी, अगर इस एंगल को आप यूज़ करेंगे तो ये वाली साइड बेस बन जाएगी। ऐसे ही ना, मैंने कहा था 90 डिग्री और साथ जिस एंगल को आपने फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या बन जाती है बेस। अब मैंने क्या किया, tan का फॉर्मूला यूज़ कर दिया। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास एंगल भी नहीं है जबकि हाइपोटेन्यूस भी नहीं है। साइन में भी हाइपोटेन्यूस यूज़ होता है, कॉज में भी यूज़ होता है। tan वाइड फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस यूज़ होता है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें हमारे पास के लिए मौजूद हैं। अब वैल्यूज पुट कर दें, टेंजेंट अल्फा, मैंने इसको अल्फ़ा लिख दिया, आप एंगल ए लिख दें या मेजरमेंट ऑफ एंगल ए लिख दें, डोंट वरी। सो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल आ गया 0.48। नहीं बेटे, tan इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा ना तो tan इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan इनवर्स। ये देखें मैं आपके सामने लिखा है tan इनवर्स। जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे और tan का बटन दबाएंगे तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा 25.64। ये आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि ये देखें ना, एक एंगल मैंने अल्फ़ा डिनोट किया था तो आप इसको मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कह दें। अब ये ए साइड आ गई है, तो जब ये साइड हमने फाइंड करनी है तो अब आप साइन कॉस का फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन उससे भी बचने के लिए अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ज़्यादा आसान नहीं है। जब दो साइड्स गिवन हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो तीसरी साइड पे आप क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये तो मेरे ख्याल से समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी बता दिया है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या था b, परपेंडिकुलर √3 और बेस आपके पास क्या √13। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 13 + 3 क्या आ गया 16। 16 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, b किसके इक्वल आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन देख लें, आपके पास b की वैल्यू आ गई, आपके पास एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आ गया। अभी हमारे पास रह गया मेजरमेंट ऑफ एंगल c। ठीक है, और b हमारे पास मौजूद है 90 डिग्री, c सिर्फ एंगल हमने फाइंड करना है।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि एज वी नो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात समझ लें कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल, ज़रूरी नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं उन तीनों एंगल्स का अगर सम किया जाए तो हमेशा किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के। अच्छा स्टूडेंट, बी मैंने जैसे आपसे कहा था कि बी हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। ए हमने फाइंड आउट कर लिया था, किसके इक्वल आ गया था, 25.64। ये देख लें, मेजरमेंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड किया था, 25.64। और बी का मैंने आपसे क्या कहा कि बी हमारे पास क्या आ जाता है हमेशा 90। ए भी आ गया 25.64, बी ऑब्वियसली क्या होता है 90। तो सी जब हमने फाइंड करना है तो सी की जगह आप वैसे रहने दो, सी इज इक्वल टू किसके इक्वल 180। लिमिट इन दोनों को प्लस करें, इक्वल की दूसरी तरफ जाके 180 से माइनस करें तो आपके पास थर्ड एंगल आ गया। नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें देखें सेम वही चीज़, परपेंडिकुलर एंड बेस दिया हुआ है। तो इसमें मैंने पहले क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड फाइंड कर दी। ठीक है, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, दोनों परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन थे, तो 16 + 16 के आ गया 32। अच्छा 32 का ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो मैं उसको यूँ लिख सकता हूँ 16 × 2। इसका बेनिफिट क्या होगा कि इन दोनों का जब हम स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है 4, जबकि √2 वैसे आ जाता है। तो बी की साइड जो है ना वो आपके पास आ जाएगी 4√2। यहाँ पर देख लें, ये जो बी साइड है ये क्या आ गई 4√2। अब मैंने क्या किया कि साइन का फार्मूला यूज़ किया है, साइन और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। अब देख लें एंगल ए बी एंड सी में से सिर्फ बी हमारे पास मौजूद है 90 डिग्री, ए एंड सी हमने फाइंड करना है। तो अभी मैं कौन सा एंगल फाइंड कर रहा हूँ, एंगल ए। जब एंगल ए फाइंड कर रहा हूँ तो स्टूडेंट ये पॉइंट समझ लें, ये साइड क्या कहलाएगी हमारे पास बेस, ये साइड परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा हाइपोटेन्यूस। ओके हो गया, तो इस साइड को बेस समझ लें, इसको परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या फार्मूला लगाया, साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो एंगल ए तो है नहीं हमारे पास, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 4, हाइपोटेन्यूस क्या था बी, और वो हमने अभी निकाला, ये देखें बी किसके इक्वल आ गया 4√2। लिमिट हाइपोटेन्यूस की जगह आप ये वैल्यू पुट कर देंगे 4√2। अब देखें ना ये कैंसिल क्या हो रहा है, 4 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/√2। तो साइन को आप इधर ला के इन्वर्स कर देंगे। अच्छा आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन इन्वर्स 1/√2, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 45। अगर आपको उस तरह नहीं लिखना आ रहा तो आपको याद होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री पे क्या आंसर दे रहा है 1/√2। लेकिन स्टूडेंट साइन और साइन इन्वर्स ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 45। अब ये एंगल ए मैंने निकाल दिया 45, बी हमारे पास क्या है 90 डिग्री। तो सी फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा था कि तीनों एंगल्स का सम करो तो किसके इक्वल होता है 180। लिमिट ए 45 है, बी वैसे भी 90 होता है, दोनों को प्लस करें 180 से माइनस कर दें, आपके पास थर्ड एंगल किसके इक्वल आ गया 45। अब चेक कर सकते हैं सी एंगल क्या आ गया 45, ए एंगल क्या आ गया 45, और बी ऑलरेडी हमारे पास किसके इक्वल है 90। बेटे तीनों को प्लस करो, 45 + 45 90, और 90 + 90 किसके इक्वल आ गया 180। यानी कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 प्रूव हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। अब ये बात समझें, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। ये मैंने एक 60 साइड रख ली, तो ये भी 60 है ऑब्वियसली, ये भी 60 और ये भी 60 है। लेकिन उसने हमसे साइड नहीं पूछी, उसने एक साइड बताई है, तो ऑब्वियसली वो चारों ही हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, हमने फाइंड करना है डायगोनल। बेटा डायगोनल इसे कहते हैं या इसे कहते हैं, आप ये वाली साइड कर लें या ये साइड कर लें, क्योंकि ये तो चारों ही 60 हैं, मुझे चारों चाहिए ही नहीं, मैंने ये दो साइड फाइंड कर दी। अच्छा ज़रा गौर करें, इस अकॉर्डिंग स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता होती है, उसके हर वर्टेक्स पर कौन सा एंगल होता है 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ऐसे ही है। अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये हमारे पास क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर एंड बेस, तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं 60 लिमिट 60 की वैल्यूज पुट करें, इनके स्क्वायर लें 3600 आ जाएगा, दोनों को प्लस करें 7200 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर पे इसका निकालोगे स्क्वायर रूट, तो वो बेटे आंसर डेसिमल में आएगा। तो आप क्यों ना इसको ऐसे कर दें कि 3600 × 2 कर दें, क्योंकि 3600 डेफिनेटली स्क्वायर तो था ना, अभी हमने चेक किया किसका स्क्वायर था 60 का, तो ये हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। 3600 × 2, क्योंकि मीटर स्क्वायर वैसे ही है, तो 3600 का स्क्वायर रूट अलग कर दें, इस वैल्यू को अलग कर दें। 3600 की जगह आप क्या लिख सकते हो 60 का स्क्वायर, किसके इक्वल 60 का
होल स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। ये मीटर का जो स्क्वायर था इसका भी चलिए ये मैं अंडर रूट लगा लेता हूँ। ये मीटर का स्क्वायर का अंडर रूट अलग कर दो, 2 का अंडर रूट अलग कर दो, 60 के स्क्वायर का अंडर रूट अलग कर दो। जो स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल होगी। क्या बच गया 60 स्क्वायर रूट 2 और मीटर, 60 स्क्वायर रूट 2 और साथ क्या आ जाएगा मीटर। थस द डायगोनल लेंथ इज 60 अंडर रूट 2 मीटर। ओके बेटे, समझ आ गई सबको? जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 एंड सी इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3। अब इसकी डायग्राम उन्होंने नहीं दी, आपने डायग्राम खुद बनानी है। तो अब देखेंगे ना डायग्राम कैसे बनेगी। आपको पता होना चाहिए कि एंगल बी किसके इक्वल है 90 डिग्री। लें जी, आप बाउंड हो गए हो कि आपको एंगल बी यहाँ पर लेना है। अब कन्फ्यूजन ये है कि भाई ए एंड सी कहाँ पर लें। बेटे इसमें कोई इशू नहीं है, अगर आप ए यहाँ पर ले लेते हो, सी यहाँ पर ले लेते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका आंसर कभी भी आपका गलत नहीं आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एंड बेस में आपको पाइथागोरस थ्योरम में कोई इशू नहीं होगा। लें जी, मैंने बी साइड यहाँ पर लिख दी, ए यहाँ पर लिख दी और सी यहाँ पर लिख दी। पहली बात तो ये लेवल करना आपको आना चाहिए। ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी साइड और सी वर्टेक्स के सामने सी साइड। अब क्या गिवन था, एंगल सी, ये एंगल सी है ना, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री और सी साइड गिवन है, उसके सामने साइड आ गई 3 अंडर रूट 3। अब बेटे देखें ना, जब आपको अब ऊपर वाली चीज़ों को भूल जाएं। अब देखें ये आपके पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम को जब हमने सॉल्व करना है तो देखो परपेंडिकुलर गिवन है, यार आप साइन का फॉर्मूला लगा लो, कॉस का लगा लो, कोई भी। तो सबसे पहले अच्छा मैंने क्या कर दिया, ये चीज़ फाइंड कर दी है। आपके पास ये एंगल कौन सा है 60, ये कितना है 90। तो तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए आप ये काम नहीं कर सकते, तीनों का सम करो, किसके इक्वल आता है 180। अब एंगल बी एंड सी दिया हुआ था, बी 90 है और सी हमारे पास कितना है 60, दोनों को प्लस करो, 180 से माइनस करो, एंगल ए किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री। अब साइन का फॉर्मूला लगाएं, साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपके पास 3 अंडर रूट 3 है, हाइपोटेन्यूस आपके पास b है। बेटे साइन 60 की वैल्यू लगाएं अंडर रूट 3 ओवर 2, b हमने फाइंड करना है, तो b किसके इक्वल आ गया 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगी 2 ओवर अंडर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 काट दें, 3 2 6, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई, एक b आ गया और एक एंगल a आ गया। ये देखें ये बी साइड भी आ गई और एंगल ए भी आ गया, सिर्फ क्या रह गया साइड ए। तो ए साइड किस, ये क्या चीज़ है बेस, तो बेस का फॉर्मूला लगा लेना बेटे। बेस किस में यूज़ होती है कोस में, कोस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। आप वैल्यूज पुट करें, कोस 60 का आंसर लिख दें। ए हमने फाइंड करना है तो 6 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 को 6 से काटें तो एक आंसर क्या आ जाएगा 3। तीनों चीज़ें आ गई, ए भी फाइंड हो गया, एंगल ए भी फाइंड हो गया और उसके अलावा साइड बी भी फाइंड हो गई। अब इसमें देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल सी 45 है और ए इज इक्वल टू 8 है। अब ये समझें बी तो हमने फिर वही, क्योंकि ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो बी किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री। ए एंड सी मैंने कोशिश किया कि डायग्राम में चेंज ना करूँ बार बार, तो ए वैसे ही आ गया, सी भी वैसे आ गया। ए के सामने ए साइड, बी के सामने सी एंड सी के सामने सी साइड। साइड कौन सी दी है ए, यानी कि बेस। एंगल कौन सा दिया है सी, तो सी का वर्टेक्स 45। अब बेटे बेस किस फॉर्मूले में आती है कोस में, किस में आती है कोस में, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कि ए ओवर बी, ठीक है। और एंगल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है अल्फ़ा। ले बेटे आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है कोस थीटा, यानी कि कोस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, सी एंगल हमारे पास मौजूद है, किसके इक्वल है 45 के। कोस 45 की वैल्यू पुट करो, ए एंड बी, ए की वैल्यू पुट करो, बी हमने फाइंड करना है, बी इधर ले जाओ, 8 वैसे ही है, 1 ओवर अंडर रूट 2 इधर आके क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 1, तो 8 अंडर रूट 1 आंसर आ गया। अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो साइन का फॉर्मूला यूज़ कर लें। साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस साइन 45 किसके इक्वल आ गया 1 ओवर अंडर रूट 2 और सी ओवर 8 अंडर रूट 2। आपने सी फाइंड करना है ना, 8 अंडर रूट 2 इधर आके बेटे मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर रूट 2 से कट जाएगा तो 8 आंसर आ जाएगा, सही है ना। ये देखें स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, क्या आंसर आ गया 8। और तीसरा एंगल जब हमने फाइंड करना है एंगल ए, तो उसके लिए तो आसान तरीका ये मैंने आपके सामने लिख दिया, तीनों को सम करो इज इक्वल टू 180, जो दो गिवन है उनको जाके उससे माइनस करें तो आपके पास आंसर आ गया। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में ए एंड सी वैल्यू उसने दी है, तो वही वाली उसी तरह डायग्राम आप बनाएंगे
ए के सामने ए साइड और सी के सामने सी साइड, इन दोनों को पुट करो। अब फार्मूला देखें, साइन कोस एंड टेन में से कौन सा फार्मूला यूज़ हो सकता है। तो आप चेक करेंगे कि तीनों में से कौन सी साइड्स गिवन है, किस फार्मूले के अंदर ये दो सारी साइड्स कवर हो रही हैं। तो टेन के अंदर ये दो साइड्स कवर हो रही हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। नहीं जी 6/12 पुट कर दिया। एंगल सी हमने फाइंड करना है, तो टेन इधर आके क्या हो गया इनवर्स 0.5। तो टेन इनवर्स 0.5 करेंगे तो क्या आ गया 26.56। इसको राउंड ऑफ करके उन्होंने आंसर 27 दिया हुआ है। फिर कॉस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो 12/b। बी फाइंड करना है ना, बी को इधर ले जाओ और cos 27 को लाके डिवाइड करें। cos 27 की वैल्यू आप पहले निकाल लें, किसके इक्वल है 0.89 के। इसको लाके b की जगह 12 से डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर क्या आ गया 13.48। ओके हो गया। अच्छा इसमें ना ये एंगल्स अभी फाइंड करना था, एंगल फाइंड आउट करना रह गया। तो एंगल बेटे सबसे पहले देख लें, ये हमारे पास एक एंगल आ चुका है ना 27, ये देख लें ये एंगल क्या आपके पास क्या है 27। तो आप सम कर दें इनको, आप ना ये 20 इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 27, इस सी की जगह 27 आ गया, बी की जगह 90 आ गया। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस कर देंगे और तीनों को किसके इक्वल रखेंगे 180, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक रहेगी ये वैल्यू। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 60 है और सी किसके इक्वल है 4। तो ये आपके पास एंगल ए है 60 है और साइड कौन सी दी है सी। अब ज़रा एक चीज़ समझें, इस डायग्राम में बेस क्या चीज़ है, मैंने इसीलिए अलग से नोमिनेट भी कर दिया आप लोगों की हेल्प हो जाए। नहीं बेटे ये डायग्राम बेसिकली यूँ चेंज होगी, इस डायग्राम को यूँ बनना चाहिए था। अब मुझे बताएं ये आपके पास क्या बन गई बेस, और ये क्या खिलाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या खिलाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, मैंने जो कि आपको ए बी सी इसी तरह डायग्राम सिखाई थी तो उसी तरह ही हम करेंगे, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि जिस एंगल को हम फाइंड कर रहे हैं वो चीज़ क्या कहलाती है बेस। लेकिन जी ये आपके पास 60 डिग्री, ये चीज़ क्या कहलाएगी बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। तो ये वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे तो कॉस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस मैंने किसके इक्वल रखी सी और हाइपोटेन्यूस बी आ जाएगा, सी ओवर बी। सी का आंसर दिया हुआ ना, सी का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 4। सो 4 ओवर हाइपोटेन्यूस। एंगल हमारे पास एक ही था, वो दिया हुआ था किसके इक्वल 60 डिग्री। तो आप पुट करें cos 60 और 4 ओवर बी। cos 60 क्या होता है 1/2। बी को आप इधर ले जाएं 1/2, इधर आके क्या हो जाएगा 2/1। सो 4 to the 8, ये आपके पास आंसर आ गया। अभी हमने सिर्फ इसकी क्या फाइंड की है बी साइड, ये देख लें सिर्फ हमने क्या फाइंड किया बी साइड। अभी हमने ए साइड फाइंड करनी है, फिर हमने एंगल्स भी फाइंड करना है। अच्छा जी ये साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो ए ओवर बी हमने अभी निकाल दिया 8 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें √3/2 के साथ मल्टीप्लाई 2 4 the 8। सो 4/3 कैंसिल आ जाएगा 4/3, इसको कैंसिल आउट करें 2 1 2 2 4 the 8। सो 4/3 सेंटीमीटर। जब आपके पास ए साइड भी आ गई तो तीन एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। जो दो गिवन है उनको प्लस करो, 180 से माइनस करो, तो क्या आंसर आ गया 30 डिग्री। ओके नेक्स्ट पार्ट, ये भी बिल्कुल वैसे ही है बेटे ए एंड सी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए अब यहाँ पर है, ठीक है, और सी के सामने सी साइड। अब मुझे बताएं अगेन ये क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन की तरह है, पार्ट नंबर 4 की तरह। इसमें बेस क्या कहलाएगी 4, यानी कि सी जो साइड है वो बेसिकली क्या कहलाएगी बेस, ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या कहलाएगा हाइपोटेन्यूस। फिर देख लें वो बाकी क्वेश्चन में ये एंगल दिया करता था, अब उसने ये वाला एंगल दे दिया है, तो ये बेस कहलाएगी। वही वाली चीज़ कॉस का फॉर्मूला लगाएं बेस और हाइपोटेन्यूस, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएंगे 4/b। बी आप इधर ले जाएं और 2/√3, ये √3/2 है, इधर आके क्या हो जाएगा 2/√3। तो 4 to the 8 ओवर √3। अब साइन का फॉर्मूला लगाएं, किसके इक्वल आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो a ओवर b, a ओवर 8 साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। 8 डिवाइड हो रहा है, तो इधर बेसिकली हमने फाइंड करना है 8, a फाइंड करना है ना, तो 8/√3 ये हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाई √3। आप इस वैल्यू को बेटे इधर ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड और ये इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। सो 2 4 the 8, 4/√3 क्या आंसर आ जाएगा 4/√3। डेफिनेटली वीडियोज़ में आगे पीछे भी वैल्यूज़ हो रही हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर मैं कैमरा कर रहा हूँ तो फिर क्वेश्चन एंड नहीं हो रहा। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, नो इशू।
ये बाकी इसके 3 एंगल रह गए थे, आप इन तीनों को सम करोगे आंसर किसके इक्वल 180, इनको प्लस किया 180 से माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 60। लास्ट पार्ट है इसका, बी एंड ए दो साइड दी हैं, बी एंड ए। अब खुद सोचें बेटे इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है। एंगल भी ये हमारे पास तो ए ओवर बी, कोस का फार्मूला, कौन सा फार्मूला, कोस, बेस ओवर हाइपोटेनस ए ओवर बी, 6 ओवर 10 पुट कर दें, इस दोनों को डिवाइड करें, कोस इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स, कोस इनवर्स 0.6 तो आंसर क्या आ गया 53.13। उन्होंने आंसर 53 दिया हुआ था तो आप इतना ही लिखते हैं 53। अब ये निकाल लिया हमने, एंगल सी निकाल दिया, ठीक है। अब हम सी साइड निकालेंगे तो आप साइन का फार्मूला लगा लो, ठीक है। तो साइन का फार्मूला किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। आप वैल्यूज पुट करें बेटे, साइन 53 की आप वैल्यू निकालेंगे, 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 7.9, यानी कि सी किसके ऊपर आ गया 8 सेंटीमीटर। फिर क्या होगा, तीनों एंगल्स को आप सम करो, आंसर क्या होता है 180। लें जी 3 एंगल्स हैं आपके पास, एंगल ए बी एंड सी, इनको पुट करें तो एक आंसर अभी हमने निकालना है, बी की जगह 90 आ गया, और सी का आंसर अभी हमने निकाला किसके इक्वल आ गया 53। नहीं बेटे इन दोनों को प्लस करें, उस तरफ जाके 180 से माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा 143, उधर जाके माइनस हो गया तो 180 में से 143 माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी ऐसे ही है कि आपके पास बी एंड सी, ये वाली बेस और ये वाली साइड जो है ना हाइपोटेनस, ये आपको दिया हुआ है, तो कोस का फॉर्मूला लग सकता है बेस ओवर हाइपोटेनस 5/13। तो ये कोस थीटा है, कोस इधर आके क्या हो गया कोस का इनवर्स, आंसर नहीं तो आंसर क्या आ गया 67.66। अब ये क्वेश्चन ज़रा समझने वाला है, थीटा तो आ गया ना, उसने कोई साइड फाइंड करने का कहा ना कुछ, आपने सिर्फ ये करना है कि थीटा जो आंसर निकाल लिया ना 67.66। अब इसके अंदर इसने दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो उसने ये कहा कि इस थीटा को आप रेडियन में कन्वर्ट करें, ये डिग्री में है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर किस में आ जाएगा डिग्री में, इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, और साथ एक साइड भी आपने फाइंड करनी है PR, ठीक है। तो साइन थीटा फार्मूला किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। आप वैल्यू पुट करें, परपेंडिकुलर तो है नहीं हमारे पास PR, हाइपोटेनस किसके इक्वल है 13 डिवाइड हो रहा है, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व करेंगे 12.02, ये साइन 7.66 निकालेंगे ना आप, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 13 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 12.02। अच्छा इसको उसने 12 लिख दिया, द विड्थ ऑफ द कैनाल इज 12 मीटर, ये बेसिकली एक कैनाल है जिसकी विड्थ हमने फाइंड करनी है 12 मीटर। अब ज़रा ये बात समझिए कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी कोई वैल्यू डिग्री में हो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई π/180 करते हैं, मल्टीप्लाई π/180। तो वही लिखा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई π/180। सो डिग्री की आपने वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई π/180 कर दिया, इस वैल्यू को पाई से मल्टीप्लाई करें और 180 से डिवाइड करें, जो भी आपके पास आंसर आता है वो आंसर किस में होगा, हमेशा रेडियन में, किस में, रेडियन। अच्छा ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट बन सकता है, इसमें अच्छी तरह देख लेंगे डायग्राम, बेसिकली उन्होंने आपको बना के दी होगी, ठीक है। बड़ी मेहनत से बेटे ये डायग्राम बनाई जाती है, आपने भी इसी तरह नीट करके बनानी है। आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देखें ज़रा इसमें x कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इस ट्राइंगल की क्या ज़रूरत थी, हम ये बेसिकली एक राइट ट्राइंगल है तो हम इसी को सॉल्व करके x फाइंड कर सकते थे, लेकिन पता कैसे है। अच्छा इसमें ये बताना था कि ये देखें हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसकी ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। अगर मैं इस डायग्राम को ना यूज़ करूं, सिर्फ इसी से हेल्प लेके एक्स हम फाइंड कर दें तो बेटे हम नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ हमारे पास एक साइड है और एंगल भी ये दो गिवन नहीं है, ऐसे ही है ना। तो एक साइड से तो नहीं ना कभी कोई चीज़ फाइंड हो सकती। अगर किसी तरह हम ये हाइपोटेनस साइड फाइंड कर लेना तो फिर बड़ी आसानी से हम यहाँ से एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले हमने इस ट्राइंगल को सॉल्व किया, ट्राइंगल ABD। अगर मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व करूं तो क्या मेरे पास दो साइड ऑलरेडी गिवन नहीं है, एक ये देख लें 10 है और ये कि हमारे पास 17 है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा देता हूं तो ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर एंड बेस, कोई भी साइड रखते हो आपको पता है इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो हाइपोटेनस मैंने क्या ले ली 17, ये मार्कर को देखें और साथ इधर मेरे फिंगर को, हाइपोटेनस किसके इक्वल आ गया 17, परपेंडिकुलर मैंने किसके इक्वल ले लिया BD, ये BD, और बेस किसके इक्वल ले लिया AB, और AB की वैल्यू आपके पास क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100, 17 का स्क्वायर 289, 100 इधर आके माइनस 189, 189 को फैक्टर बना के अगर मैं लिखूँ तो 9 × 21,
तो 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, 21 का सॉल्व नहीं होता, सो 3/21। ये बेसिकली जो बी डी साइड है इसकी जगह क्या आ जाएगा 3√21। अब देख लें हाइपोटेनस भी आ गया, बेस भी है, तो परपेंडिकुलर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगेन पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, लेकिन किस ट्राइंगल बी सी डी पर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ट्राइंगल बी सी डी, अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ तो वैल्यूज़ में पुट करूँगा, इस 3 का स्क्वायर अलग से आएगा, √21 का स्क्वायर अलग से आएगा। आपको पता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 189, 64 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस, आप इनको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ रहा है 125। अच्छा ये मिस्टेक हो गई बेटे, 125 जो है ना किसी नंबर का भी स्क्वायर नहीं होता। अगर ये होता ना 225 तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते थे 25 का स्क्वायर। ये बेसिकली 125 है, तो इस 125 को ये मैंने बेटे यहाँ पे किया है 25 × 5। अगर मैं 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो बेटे आंसर हमारे पास 125 बन जाता है। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि इसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया, जबकि 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या आ गया x। तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। ये FSC में भी ये क्वेश्चन हुआ करता था। इफ़ द लेडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल, अब ये देखें एक आपके पास सीढ़ी है जो दीवार के साथ लगी हुई है, दैट फुट ऑफ द लेडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जिसके सीढ़ी का जो निचला सिर है ना वो दीवार से कितनी मीटर दूर है 2 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द, नहीं, इफ़ द लेंथ ऑफ द लेडर इज़ 8 मीटर, जो सीढ़ी है वो हमारे पास उसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, दीवार की हाइट आपने बेटे फाइंड करनी है। अब ये बात ज़रा देखें, ये मैंने डायग्राम बनाई है, आप भी डायग्राम बना लीजिएगा। ये हमारे पास हाइट ऑफ द वॉल है, ये हमारे पास लेडर है और ये लेडर का निचला सिरा दीवार से दूर है, यानी कि ये सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो दीवार से 2 मीटर दूर है। ये सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर है और दीवार की हाइट हमने फाइंड करनी है जिसके साथ सीढ़ी लगाई हुई है। तो मुझे बताएं, आप चीज़ें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना आप। ये हाइट ऑफ द वॉल क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, ये चीज़ क्या कहलाएगी बेस, और लेंथ ऑफ द लेडर क्या कहलाएगी हाइपोटेन्यूस। तो दो चीज़ें तो दी हुई हैं, तीसरी जब फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ओके, वैल्यूज पुट कर दी, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 4 उधर जाके माइनस 60, 60 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं होता तो 15 4 का क्या होता है 60। इसका बेनिफिट क्या हो गया, तो 4 का रूट अलग कर दो, 15 का अलग करो। जब 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट करोगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 2√15। ये हमारे पास हाइट होगी, 215 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द लेडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएं, बना दें रेक्टेंगल। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसका डायगोनल कितना है x + 9 मीटर। लिमिट आप इसका डायगोनल बना लो, ये भी डायगोनल होता है बेसिकली, ठीक है। आप ये वाली साइड बना लो या ये साइड बना लो। ओके, मैंने ये वाली साइड बना ली, डायगोनल क्या बन गया x + 9 मीटर। एंड द साइड्स आर x + 7 मीटर एंड x मीटर। अब जब मैंने ये डायगोनल बना लिया तो उसकी ये दो साइड्स रख लें, आप ये रख लें, क्योंकि हमने तो इसको ट्राइंगल से सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर रेक्टेंगल इन चीज़ों का काम ही नहीं है। ये मैंने डायगोनल बना दिया, ये वाली दो साइड हैं, आप x को ले लें या x + 7 इसको ले लें तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये मैंने डायगोनल में लिख दिया और x + 7 यहाँ पर लिख लिया और x की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। इसको लेबल हम कर लेते हैं ABCD, बल्कि उन्होंने ख़ुद कहा ABCD, तो अपनी मर्ज़ी से आप ABCD इसको लिख दें। नहीं बेटे हमने फाइंड करनी है तो खुद सोचिए उसमें क्या लगेगा, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये साइड x है, फाइंड करनी है। इन दोनों के अंदर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, बेसिकली तीनों ही अननोन नंबर हैं, लेकिन x अगर हम फाइंड कर लें तो हम आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यूज पुट की, अब तो ज़रा अलजबरे का काम शुरू हो गया। x + 9 का होल स्क्वायर, देखते हैं जी किस किस को फार्मूलाज याद हैं। a² + b² + 2a एंड b। दोबारा सुन लें, a हमारे पास x था, b हमारे पास 9 था, तो x + 9 का होल स्क्वायर क्या होगा x का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर + 2ab में क्या आ जाएगा x और 9। आगे x स्क्वायर वैसे लिख दो, सेम x + 7 के भी ऐसे लिखेंगे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2a एंड b, x और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा x² + 81 18, x² 7 का स्क्वायर 49, 2 7 दा 14। इन तमाम नंबर्स को यहाँ से उठाएं, इक्वल के इस तरफ लेके आएँ, इन सब के साइन नेगेटिव हो जाएंगे और = 0 बच जाएगा। अब देखें यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ कि एक x² तो कम से कम इससे कैंसिल हो गया ना, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। बाकी नंबर ज़रा तरतीब से लिखते जाएं क्या क्या बच जाएंगे। सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू x²
माइनस का था, चलो माइनस का समेत लिख दो। 18x और -14x ये लिख दिया, और फिर आपके पास क्या बच गया 81 माइनस 49। लिमिट सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर जैसी तो और कोई वैल्यू नहीं थी, वैसे रहने दें। 18 में से 14x माइनस करें तो 4x, 81 में से 49 32। अब आपको पता है जब हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो हम पहले नंबर के साथ माइनस नहीं रखते, तो आप माइनस कॉमन ले लो, अंदर इन तीनों का साइन चेंज हो जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस, ये 4x प्लस का था माइनस, और 32 प्लस का था क्या हो गया माइनस। ये माइनस इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32, तो इसके पेयर क्या बनेंगे 8 4 द 32 माइनस 8 प्लस 4। ये तो आपको पता ही है ना, 8 4 द 32 होता है, और 8 में से 4 माइनस करो तो क्या आता है माइनस। अब देखिए, अब आप कह सकते हैं कि माइनस इधर लगा दें, इधर प्लस लगा दें, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, लेकिन फिर ग्रेटर वैल्यू का साइन +8 में से हमें +4 लगाना पड़ेगा, वो हमें तो माइनस के चाहिए, लिहाजा ग्रेटर वैल्यू के साथ आप क्या लगाएंगे माइनस। बेटे इन दोनों में से कॉमन लें, x माइनस 8, 4 कॉमन लें तो x माइनस 8, x माइनस 8 कॉमन फैक्टर बन गया, और अननोन कॉमन फैक्टर x प्लस 4 है। दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू -4। अब देखें ना, हमने तो बेसिकली लेंथ फाइंड करनी है, तो मुझे बताएं साइड ऑफ द लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ कभी नेगेटिव होती है? कभी हमने ये कहा कि लें जी इस बेंच की लेंथ -4 मीटर है, इस रोड की लेंथ -10 किलोमीटर है, तो लेंथ तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लिहाजा इस नंबर को आप निगलेक्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू 8। आप इनकी जगह x पुट कर दें, x की जगह 8 पुट कर दें, तो इसका मतलब इसका जो परपेंडिकुलर है वो 8 मीटर है। इधर 8 पुट करें, 8 + 7 15 मीटर, इधर 8 पुट कर दें तो 8 + 9 17 मीटर। ओके हो गया। लें स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत लेंथी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ दिस। अब ये भी वही चीज़ है बिल्कुल, जस्ट उसने ट्रायंगल को इस फॉर्म में लिख दिया कि आप जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हों, लेकिन खुशी वाली बात यह है कि उसने हमसे एंगल्स का नहीं पूछा। जब एंगल्स का नहीं पूछा तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब दो साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जाती है। तो बताएं यहाँ पर, लेकिन ये है कि आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर ज़रूरी है। वैल्यूज़ बताएं। 20 यहाँ पर क्या चीज़ है बेटे, हाइपोटेन्यूस, और बेस आपके पास क्या आ जाएगी x, और 12 जो है ना आपके पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर। अच्छा, इसमें भी मज़े की बात आपको बता दूं कि हाइपोटेन्यूस असल चीज़ है, वो चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लें। परपेंडिकुलर एंड बेस में भी आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में इस चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि दोनों बेसिकली हमारे पास स्क्वायर हैं और दरमियान में उनके प्लस है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ये पहले लिख लें या ये पहले लिख लें। वैल्यूज पुट कर दें, 144 400 माइनस हो गया 256 बच गया, तो ये किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर। बेसिकली ये 16 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाए आपके पास 16। अब ये लास्ट ट्राइंगल हमारे पास, ये बेसिकली ये डायग्राम थोड़ी सी इक्वल होनी चाहिए, इसकी जो लेंथ है और इसकी लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें B और D इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री के साथ इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये उसने गिवन वैल्यूज़ दी, आप ज़रा गौर से देखें। इस ट्राइंगल को पहले भूल जाएं, पहले आप इस ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल BCD में हाइपोटेन्यूस क्या है आपके पास 5, बेस आपके पास क्या है 4, और परपेंडिकुलर BD हमने फाइंड करना है। नहीं जी, BD हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो परपेंडिकुलर BD हम फाइंड करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व करो। 16 उधर जाके 25 से हो गया माइनस, आंसर क्या आ गया 9। तो आप 9 का अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो BD किसके इक्वल आ गया 3। इसका मतलब जब हम ये 3 लिखेंगे, BD किसके इक्वल आ गया 3, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। BD की लेंथ कितनी आ गया 3, ये हमारे पास क्या है x, और ये वाली साइड जो बेसिकली हमारे पास अननोन है, लेकिन ये अननोन नहीं है, ये चूँकि इक्वली बाइसेक्ट है तो ये भी आप किसके इक्वल लेंगे 4 सेंटीमीटर। ये मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये भी आपके पास किसके इक्वल है। क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन चूँकि इसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा है तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 है। नहीं बेटे, अगर ये 4 है, ये हमने फाइंड करनी है, BD अभी हमने निकाल लिया 3, तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा ना, ये साइड भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, तो इस पर आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हो कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेटे इनकी वैल्यूज पुट करें, 9 + 16 किसके इक्वल आ गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, एंड स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। x किसके इक्वल आ गया 5 के। ओके बेटे, लें जी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे।
आज अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 6.5 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह इंशाल्लाह का जल्द में इस यूनिट को कंप्लीट कर रहा हूँ और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट यूनिट्स पे। आप सबकी सपोर्ट अगर इस तरह जारी रहेगी तो इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन जब भी वक्त मिलता है और रेगुलरली इसको जो है ना मैं लेक्चर साथ साथ अपलोड करता जाऊँगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।